दोस्तों आदाब। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन आपसे आज कुछ सियासी बातें, इस मुल्क में सियासत किस नहज पे पहुंच गई है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक सीएम जो अभी एक्टिव सीएम है, मैं शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, जिन्हें जनवरी को ईडी ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। यह अजीब मामला है। शायद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहला वाक़या है जब हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम थे, उन्हें सीएम के ओहदा पर रहते हुए गिरफ़्तार किया गया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सियासत कहाँ चली गई है, हमारे मुल्क के लीडरान किस हद की सियासत कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो पावर में है। आप समझ सकते हैं कि पावर में इस वक्त सेंट्रल में कौन है। सेंट्रल को ये कतई मंजूर नहीं कि जो उनके ख़िलाफ़ हो वो उन्हें बख्श दे। जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, हर एक के पास सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। आखिर क्यों? जब हुकूमत 2014 में बदली, उसके बाद से हम लोगों ने बहुत कुछ हिंदुस्तान में बदलते हुए देखा है। आपने भी इस बात की तरफ ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि सियासत में किस तरह की उथल फथल हुई, किस तरह से ख़रीदो फरोख्त हुए, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं वो किया गया और रातों रात हुकूमत बदलकर एक दूसरी हुकूमत कैसे लाई गई। आखिर हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है? हेमंत सोरेन का जो भी कसूर है, अगर वो वाकई में गुनाहगार हैं तो उन्हें जेल होना चाहिए। मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झारखंड जो एक पिछड़ा हुआ रियासत है, स्टेट है, उस स्टेट को तरक्की करने के लिए जिस तरह से उसे सपोर्ट करना चाहिए सेंट्रल को, सेंट्रल उस तरह की कुछ नहीं कर रही है। ये कहना है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने बहुत मांग रखी थी अपनी तरफ से कि हमारे यहाँ पे आवास योजना का जो पैसा आवंटन हुआ है उसे दिया जाए। जब उन्होंने सर्वे के बाद सरकार को एक रिपोर्ट पेश की तो बीजेपी हुकूमत ने कहा कि वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपने कहा है, यानी कि 8 लाख वहाँ आवास देने की बात थी, लोगों को घर देने की बात थी। लेकिन सरकार कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, वहाँ 4 लाख की ज़रूरत है। उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक मौके पर कहा कि जब हमने सर्वे कराया तो उसमें 30 लाख गरीबों को घर देने की बात सामने आई, लेकिन काट छांट करने के बाद ये जो तादाद थी वो 20 लाख तक पहुंची। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हुकूमत में रहते हुए ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। अब वो जेल चले गए हैं। वहाँ की हुकूमत तोड़कर उनके जाने के बाद, हेमंत सोरेन को जाने के बाद उनकी जगह पर बनाया गया, चंपई को सीएम बनाया गया, चंपई सोरेन को। आज फ्लोर टेस्ट था। इस फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, बहुत तगड़ा झटका लगा है। 81 में से 47 वोट जो है वो जेएमएम को मिली है, जबकि 26 वोट बीजेपी को मिली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है। झारखंड में वो जो खेल खेलना चाहती थी इससे पहले, आपने हाल ही में देखा कि बिहार में किस तरह से अदला बदली हुई है सरकार की। नीतीश कुमार ने जब वहाँ पे सपोर्ट वापस ले लिया तो वहाँ की सरकार डगमगा गई। तो हुकूमत का ये काम नहीं है। एक तरफ तो 22 जनवरी के बाद
मुल्क का माहौल इस तरह से हो गया है कि अब लोग डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, ख़ासतौर से वो लोग जो अक़लियत में हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में अक़लियत में सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद है वो मुसलमान हैं। इसके बाद दलित आते हैं, फिर सिख है, जैन है, बुद्ध हैं। तो आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं ये सरकार क्या साबित करनी चाहती है? आखिर हेमंत सोरेन को इस तरह गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों, जबकि उनके खिलाफ जो चार्जेस होना चाहिए था वो चार्जेस भी बहुत नामुनासिब है। ऐसी चार्ज नहीं है कि उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करके ईडी के सामने पेश कर देना होगा या ईडी को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बहरहाल ये सरकारी खेल है और नेता जानते हैं कि इस खेल को किस तरह से खेलना चाहिए। हुकूमत जानती है कि हमें हिंदुस्तान में किस तरह अपनी बर्जस कायम रखनी है, कायम करने के लिए हमें किस हद तक जाना है। ये एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है उन पार्टियों के जो वाकई में माइनॉरिटी में है। ऐसे में बीजेपी हुकूमत जिस तरह से झारखंड में सीएम को गिरफ्तार करती है वो बिल्कुल एक अलग पहलू, एक अलग तरीका दिखाया जा रहा है कि अब इस मुल्क में सियासत के नाम पे क्या क्या होने वाला है। आप अगर खुल के कुछ कहेंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को आज़ादी के साथ बोलने का हक नहीं है। उनकी कलम कहीं ना कहीं छीन ली गई है, उनकी ज़ुबान बंद कर दी गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना है। बहुत सारी मिसालें हैं, आप देख लीजिए। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे ना जाने कितने सहाफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आज जेल के पीछे हैं। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। अगर आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी मुल्क में रहते हैं, तो सेकुलरिज़म को कायम रखने के लिए, सेकुलरिज़म को बरकरार रखने के लिए आपको आवाज़ बुलंद करना होगा। जब लगे आपको कि आपसे आपका हक़ छीना जा रहा है तो आपको आवाज़ उठानी होगी। आपने देखा गुज़श्ता 2-3 सालों में किस तरह से यहाँ पे आवाज़ें उठाई गई, एहतजाज किया गया। सीएए, एनआरसी शायद आप नहीं भूले होंगे, जब महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। इसके बाद किसानों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, किसानों ने किस तरह तहरीक चलाई और चक्का जाम किया, और अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद किसान अपनी तमाम मतलबात मनवा लेते। बहरहाल कहीं ना कहीं मोदी को पीछे आना पड़ा और उनके मुतालबात को वक्ती तौर पर मानना पड़ा। लेकिन अब क्रोनोलॉजी ये है कि लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में अपनी बर्जस्त को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो काम भी शुरू हो गया है। आपने देखा हाल ही में अयोध्या में जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और बहुत शानदार तरीके से मोदी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की, दुनिया में एक अच्छा मैसेज भी गया। लेकिन इसके साथ साथ एक मैसेज ये भी गया कि राम के नाम पर आज कुछ लोग अक़लियतों को, माइनॉरिटी को डराने का काम कर रहे हैं। ज़बरदस्ती जाकर मस्जिदों में झंडा लहरा देना, डीजे बजाना, माहौल को ख़राब करना, और जब दूसरा फरीक कुछ कहे तो उसे पकड़ लेना, उसके घरों को पर बुलडोज़र चला देना। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि क्या कुछ हुआ है नोएडा में। मणिपुर के हालात हमारे सामने हैं, आज भी वहाँ पे कत्ल गारत का मामला जूं का तूं है। सरकार पूरी छूट दे रखी है। हमें समझ में नहीं आता कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। हमारे लीडर जो अपोजिशन के हैं वो इतने सहम गए हैं
कि अगर वह आवाज़ बुलंद करे तो वो भी जेल के अंदर चले जाए। मैं आवाज़ बुलंद करूं, मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो आखिर हम और आप इस मुल्क में फिर से वही शांति बहाल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम शांति में रहना चाहते हैं, हम हमारी दुनिया में एक पहचान है कि हम शांति के साथ यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। आप अगर हमें तालीम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं दे सकते, हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी हुकूमत से हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए? बहुत हैरानगी की बात है कि आज हम लोग कहाँ चले गए हैं। दूसरे मुल्क तरक्की के किस मोड़ पे आ रहा, हम किस मोड़ पे आए, उसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगाइए कि हंगर इंडेक्स में हमारा पोजीशन क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमारा जो अखबारात है, जो मीडिया है, वो आज कहाँ पे है, कितने नंबर पे है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस मुल्क में क्या क्या होंगे और क्या क्या सहने पड़ेंगे, ये समझ से बाहर है। आपने अभी देखा कि कोर्ट ने किस तरह 11वीं मस्जिद में पूजा की इजाज़त दे दी है। निचली अदालत ने किस तरह से ये दे दिया। इसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी उस मामले पर रोक लगाने के बजाय कुछ नहीं कहा कि ज़िला के अदालत ने फरमान जारी किया है, वो उसी तरह बहाल रहेगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके पक्षधार हैं, जो उसके हिमायती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है इस बारे में। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि 31 जनवरी को सुबह में दिल्ली के मेहरौली में एक 700 साल पुरानी मस्जिद को किस तरह बुलडोज़र से ढा दिया गया सुबह को 5 बजे। ऐसी भी क्या जल्दी थी, जबकि वो वक्फ का लैंड था। वहाँ एक मदरसा भी था, मदरसा को भी मिसमार कर दिया गया। बच्चे इतने डर और खौफ में थे कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भागकर जाना पड़ा। तो एक तबका को इस तरह डराकर क्या कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे कुछ नौजवान जो है वो हमारे अपने भाई हैं, लेकिन किस तरह से वो दूसरे पर हमला कर रहे हैं, किस तरह से दूसरे के इबादत गाहों पर जाके गलत काम कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। बदले में अगर कोई रिएक्शन होता है तो पुलिस उन पर पल पड़ती है। बजाय ये कि वो उपद्रवियों को हटाए वहाँ से, वो उपद्रवियों का साथ देना शुरू कर देती है। यूपी की पुलिस हो या दिल्ली की पुलिस, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस का क्या रोल रह गया है। पुलिस पूरी तरह से राजनीतिकरण का शिकार हो गई है। ऐसे में हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? हम किससे शिकवा करें और किससे अपनी हिफाजत के लिए कहें? हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार जिसकी भी बने, सिक्योरिटी देना काम हुकूमत का है, और वो सिक्योरिटी जात पात धर्म देखकर नहीं, बल्कि बगैर बिला तफरीक हर एक की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार एक ख़ास तबके का सपोर्ट कर रही है और एक ख़ास तबके पर अत्याचार कर रही है। जग जाहिर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आए दिन हम अखबारात में तरह तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं भटक गया है। आज मीडिया हुकूमत की ग़ुलाम बन गई है। जिस तरह आज़ादी से पहले कुछ लोग अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गए थे, और यही वजह था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर 150 साल तक हुकूमत की थी। क्योंकि जब हमारे अपने ही हमारी हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे
तो हम किससे मदद मांगें? कौन हमारी मदद करेगा? कहते हैं ना कि अगर किसी बिल्कुल तहस नहस करना है, बर्बाद करना है, तो उसकी ज़ुबान छीन लीजिए, वो खुद ब खुद मर जाएगा। अगर इसी बात को इस तरह कहा जाए कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो इस मुल्क के मीडिया को खरीद लो। फिर मीडिया वो सब कुछ नहीं दिखाएगी जिसके दिखाने से लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना वोट डालेंगे, बल्कि मीडिया वही दिखलाएगी जो हुकूमत चाहेगी। जो नहीं होगा वही करना होगा मीडिया को। कहीं ना कहीं आज मीडिया बिक चुका है। स्ट्रीम मीडिया में बस अगर ईमानदारी से कहा जाए तो शायद एक दो ही मीडिया हो तो हो, वरना आज अगर सोशल मीडिया का ज़माना ना होता तो हम तक वो बातें कतई ना पहुंचती जो आज हमें मिल रही है उन मीडिया, उन यूट्यूबरों से जो गली गली गांव-गांव हमें वहाँ की खबरें दिखला रहे हैं। और कैसी भयानक खबरें हैं आप देख रहे हैं। असल खबर को दबाकर हम आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, इस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं। हमारा मुल्क तरक्की उसी वक्त कर सकता है जब हम सबों को लेकर एक साथ चलें। हर एक का साथ होना चाहिए और सबका विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों का साथ है और कुछ लोगों को विश्वास में लेकर ये हुकूमत जो है चलाई जा रही है। यह अनार्की है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। मेरा कहना सिर्फ ये है उन बच्चों से जो बेरोज़गार हैं, जिन्हें रोज़गार नहीं मिला है और वो अंधभक्तों की भीड़ में घुसकर हर वो काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। दहशत फैलाना भी दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। उन नौजवानों से मेरा कहना है कि आप अच्छा और बुरा की तमीज़ समझें। आज से 14-15 साल पहले या 30 साल पहले हिंदुस्तान ऐसा नहीं था जैसे आज हम देख रहे हैं। हम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब हमारे पेट में अनाज नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा हमको, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। पहले हमें रोजी रोटी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।